Hello friends, this is Asumi Sadhnath, and today we will discuss a very important topic of constitutional law, that is Article 20 of Indian Constitution. Article 20 of Indian Constitution provides about the protection in respect of conviction for offences. Subclause 1 provides that no person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. And it is also known as ex post facto law. अब आर्टिकल 20 केवल इतनी बात करता है कि अगर कोई एक्ट कमिट किया गया है किसी भी पर्सन के द्वारा और अगर उस एक्ट को एज एन ऑफेंस किसी लॉ में बताया गया है तभी उसको पनिशमेंट मिलेगा। एक चीज, जिस टाइम उसने वो एक्ट किया है उस ऑफेंस के लिए जितना पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है उसको केवल उतना ही पनिशमेंट मिलेगा। कल को अगर उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट बढ़ा दिया गया हो तो उसको बढ़ा हुआ पनिशमेंट नहीं मिलेगा। देखिए कितना पनिशमेंट दिया जाना है ये केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस पोजीशन क्या है। मतलब किसी भी पर्सन को ये नहीं हो सकता है कि आज कोई लॉ बनाया गया और उस लॉ की अगर किसी ने ब्रेक कर दिया तो सीधी सी बात है उसके लिए पनिशमेंट की बात होगी। तो आज अगर लॉ बनाया गया है तो लॉ बनाने के बाद अब अगर कोई ऐसा एक्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये नहीं हो सकता है कि लॉ आज बनाया है इससे पहले जिन लोगों ने वो काम किया हो उन्हें भी आप पनिश कर दो। ये बात करता है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1। ऐसे ही सब क्लॉज 2 क्या बात करता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि किसी भी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए एक से अधिक बार पनिश नहीं किया जाएगा। यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा कि एक ही ऑफेंस के लिए नहीं पनिश किया जाएगा। जैसे आपने अगर एक का मर्डर किया और एक का मर्डर करने के बाद किसी को सजा हो गई, अब वो सजा काट के वापस आ गया तो अब उसको दोबारा एक को ही मारने के लिए सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ अगर वो बी को मारता है तो सजा दी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कराता है डबल जियोपॉर्डी। ऐसे ही तीसरा इसका क्या फ्रीडम दिया गया है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इट इज आल्सो नोन एज प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता। ये तीन बातें करता है आर्टिकल 20। देखते हैं डिटेल में इसको थोड़ा थोड़ा। आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है। इसको समझने के लिए कुछ केस लॉ हम देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। In this case, the Supreme Court of India observed that whenever an act is declared as a criminal offense and provides penalty for same by the legislature, it is always prospective in nature and can't be implemented retrospectively to uphold what is being said under Article 21. वही बात है कि यहाँ भी कोई ऑफेंस हुआ, ऑफेंस का मतलब यही है कि उस समय जब एक्ट किया गया तो 21 कहता ही यही है कि आज जो एक्ट किया गया है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। मतलब आज लॉ बना दिया गया, आगे ये लॉ इफेक्टिव होगा। उस लॉ को बैक डेट से हम अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस इस टॉपिक पे है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 also includes the rule that there will be no retrospective infliction of penalties heavier than those existing ones at the time of commencement of the offense। ये भी हमने डिस्कस किया। केस में उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि किसी भी पर्सन को जो एक्ट कमिट करते समय उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, बाद में चाहे बढ़ा भी दिया गया हो। एक चीज, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, the Honorable Supreme Court allowed for such a retrospective implementation of criminal laws where the issue pertinent is a reduction of punishment in the said offense। ये बहुत टेक्निकल और बहुत अच्छा जजमेंट दिया था कोर्ट ने। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जिस समय ऑफेंस कमिट किया गया है, ठीक है, उसी समय जितना पनिशमेंट होगा उतना ही उसको दिया जाएगा। मान लीजिए किसी पर्सन ने आज कोई ऑफेंस किया, आज ऑफेंस किया, उस ऑफेंस की सजा 3 साल है,
उसका ट्रायल स्टार्ट हो गया। मीनवाइल अमेंडमेंट कर दिया गया और सजा कर दी गई 5 साल उस ऑफेंस के लिए। अब इस पर्सन को जो आर्टिकल 20 है वो ये कहता है कि आप 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब इसने ऑफेंस कमिट किया था उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितना था? 3 साल है, बढ़ा नहीं सकते। ये तो क्लियर लॉ है। रतन लाल के केस में इन्होंने क्या कह दिया कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट किया गया और ऑफेंस कमिट करते समय उसकी सजा मान लीजिए 3 साल है, कल को वो सजा कम कर दी गई और ये कह दिया गया कि अब वो सजा कितनी हो गई? 2 साल हो गई। तो रतन लाल का ये अब अगर हम आर्टिकल 20 के हिसाब से चलें तो जो एक्ट कमिट करते समय पनिशमेंट था उतना ही उसको मिलना चाहिए, यानी 3 ही साल मिलना चाहिए। लेकिन रतन लाल के केस में इन्होंने ये कहा कि अगर जो पनिशमेंट है वो रिड्यूस किया जा रहा है, एक्यूज्ड के बेनिफिट में है, ठीक, तब आप उसको कम पनिशमेंट दे सकते हैं। ये रतनलाल के केस में एक कॉन्सेप्ट निकल गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा डबल जियोपार्डी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लैटिन मैगजीन पे बेस है, पूरा आप याद कर लो बहुत अच्छी बात है, मगर इतना तो याद हो ही कि अगर आपको मेंस में लिखना है तब तो पूरा याद करना होगा। हाँ, प्री के लिए अगर आप 2-3 वर्ड भी याद कर लोगे तो आप उसको मैच कर सकते हो। ये नेमो डेबेट विस्वेक्सारी प्रो यूना एट एंडम कॉजा, ये एक कॉन्सेप्ट है जो लैटिन मैक्सिम है, डबल जियोपार्डी को जो दिखाता है। The doctrine of double jeopardy, which traces back its origin to American jurisprudence of punishment, means that no person can be prosecuted and punished twice for the same offense in subsequent proceedings. अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस है वहां से कॉन्सेप्ट निकला है, किसी भी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिश नहीं कर सकते, यानी कि एक ऑफेंस अगर उसने किया तो एक ही बार पनिशमेंट उसको मिलेगा। हाँ, दूसरी बार नया ऑफेंस किया है तो उसको दोबारा पनिश किया जाएगा, कोई गलत की चीज है। इस पे केस है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टमर वर्सेस LR मलवानी। The Supreme Court held that the proceeding before the sea customs authorities was not a prosecution and the order was not a punishment inflicted by a court or judicial tribunal within the meaning of Article 20 subclause 2 of the Constitution, and hence his subsequent prosecution was not barred. अब इस केस में क्या हुआ, जैसे कि जो उसको प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन तो कोर्ट ने कहा कि है ही नहीं है, उसमें क्या हुआ कि एक जो कस्टम वाले थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको कुछ पेनाल्टी इंपोज कर दी उस पर। बाद में इस पे केस चलाया गया। जब केस चलाया गया तो उसने कहा कि जो डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट बीच में आ रहा है, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश हमको किया ही नहीं जा सकता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए पनिश नहीं किया जा सकता है आपको दोबारा, अगर पहली बार कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू आपको पनिशमेंट मिला हो, लेकिन आपका जो तो प्रोसिक्यूशन ही नहीं हुआ था, आपकी तो एक जो कस्टम्स अथॉरिटी थी उन्होंने केवल आप पे कोई पेनल्टी इंपोज कर दी थी। तो जो आर्टिकल 20 सब प्लस 2 है ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर पहला वाला पनिशमेंट आपको प्रोसिक्यूशन चला हो प्रॉपर और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको पनिश किया। इसमें बहुत अच्छा लीडिंग केस आया था, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, वैसा ही लगभग केस है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स बाय कस्टम अथॉरिटीज in this case doesn't amount to trial by a judicial tribunal. Thus, the proceedings before the criminal court is not barred in the case and the proceedings can go on. लगभग वही चीजें हैं कि जो डिपार्टमेंटल अगर कोई प्रोसीडिंग हुई है वहां पे किसी तरीके का कोई पनिशमेंट मिल गया है तो वो जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको ये बैन भी नहीं करता है। क्लियर? थर्ड बात करता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। No person accused of an offense shall be compelled to be a witness against himself, giving an immunity to the accused। कि ये accused को एक immunity दिया गया है, freedom दिया गया है कि आप अपने ही अगेंस्ट में साक्ष्य देने के लिए आपको कोई विवश नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता। इसीलिए जब एविडेंस आप देखेंगे तो देखेंगे कि अगर कोई कन्फेशन करता है पुलिस को तो वो कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं होती है। इट इज बेस्ड ऑन द लीगल मैगजिम, ये भी एक लीगल मैगजिम पे बेस्ड है, नीचे मैगजिम दे दी है उन्होंने, जिसका मतलब होता है नो मैन इज ऑब्लाइज्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि किसी पर्सन को अपने अगेंस्ट विटनेस होने के लिए बाउंड नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत अच्छा केस आया था नंदिनी शतपथी वर्सेस PL डानी का। The Supreme Court held that the objective of Article 20 sub-Article 3 is to protect the accused from unnecessary police harassment, and the right against self-incrimination is available to witness
and the accused in the same manner, and it is applicable at every stage where information is furnished. एक्चुअली में इस केस में जो बहुत मेन पॉइंट था वो ये कहा गया कि जो आपको ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में, जो आपको एक फ्रीडम दी गई है, एक इम्यूनिटी दी गई है, ये आपको हर स्टेज पे मिलेगी। मतलब ये केवल ट्रायल के ही समय नहीं है, जिस समय भी फैक्ट कलेक्ट किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, उस समय भी आपको ये सब रेमेडी मिलेगी। State of Bombay versus Kathi Kalu. The court held that it must be shown that the person was compelled to make a statement which was likely to incriminate him. Second thing, compulsion is duress. It should be a physical objective act and not a state of mind like beating, threatening, imprisonment of wife, parent or child of a person. Article 20 sub clause 3 does not apply if a person makes a confession without any inducement or threat. मतलब जब कोई पर्सन किसी धमकी में, किसी इंड्यूसमेंट में देता है, तभी ये चीजें एप्लीकेबल होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन अगर कोई ऐसा फैक्ट बता भी रहा है कोर्ट में जो उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कोर्ट का ये ड्यूटी होता है, वो खुद उसको बताता है कि देखिए आप जो कहने जा रहे हैं इससे आपको ये पनिशमेंट मिल सकता है, तो आप देख लीजिए कि कहीं किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर, किसी कंपल्सन में तो आप ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक तो डीएनए टेस्ट हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया, ये सब इसी सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रिलेट करके चीजें पढ़ी जाती हैं। और ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें अलग से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डील करना होता है। तो टेस्ट लाइक डीएनए एंड नार्को एनालिसिस हैव ऑलवेज बीन इन डिबेट for their admissibility in criminal proceeding. A question always raised concerning the matter of these tests violate the rights against self-incrimination under Article 20 subclause 3. इस पे कुछ केस देख लेते हैं। गोविंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। गोविंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। The court said that the mental state of an individual comes under the purview of right to privacy. Right to privacy का भी एक कॉन्सेप्ट होता है आर्टिकल 21 में, हम उसको अच्छे से देखेंगे। Later developments in this area revealed that a state shall not compel an individual to reveal facts about his life which he wishes to keep to himself, as compelling him to do so would be a violation of the right guaranteed under Article 20 subclause 3 and 21. मतलब इन्होंने यही कहा है कि अगर देखिए किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो ऐसे फैक्ट को डिस्क्लोज करे जो उसके अगेंस्ट में यूज किए जा सकते हैं। अब आपको पता है कि जो सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था, ये नार्को एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। द कोर्ट एक्सप्रेस्ड दैट द नार्को इन्वेस्टिगेशन टेस्ट इज अ cold-blooded and cruel treatment which disregarded the privilege to protect a person. That courts can't allow organization of narco examination test against the desire of the person, besides in situations where it is essential under open interest. मतलब जनरल रूल ये है कि किसी का भी ऐसे नार्को टेस्ट आप नहीं करा सकते हैं। हाँ, ये अलग के एक्सेप्शन कह सकते हैं जब ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में आपको करना मजबूरी हो और कोई ऑप्शन आपके पास ना हो। Kanchan Bedi versus Guruprem Singh Bedi. The court held that where the parentage of a youngster is being referred to, guiding an individual to go through a DNA test doesn't add up to an infringement of essential rights. एक चीज, the court relied on Geeta Saha versus NCT of Delhi, where the division bench ordered a DNA test to be conducted on the fetus of the rape victim. एक्चुअली में क्या है कि देखिए जो डीएनए टेस्ट की बात कर लो, चाहे नार्को की आप बात कर लो, कोर्ट का व्यू अभी यही है कि जनरल सिचुएशन में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, पूरी पब्लिक की इंटरेस्ट में अगर है तब कोर्ट अलाउ कर सकता है, वो एक अलग चीज है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा पूरा आर्टिकल 20 का, जिसमें वैसे तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 21 में क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है। यहाँ पे 21, 22, 23 का मतलब है 20 सब क्लॉज 1, 20 सब क्लॉज 2, 20 सब क्लॉज 3। तो पहला क्या बात करता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है। दूसरा क्या बात करता है, डबल जेओपार्डी की बात करता है। तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है।
तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, और एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, और देखते समय अगर ये आप लिख लेंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।